हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद निकी। आज की क्लास में हम लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस दिसंबर 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी हम क्लासेस इस चैनल पर लेते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, ये हिंदी में जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other labeled as reason. तो यहाँ पे आपको दो statements दी गई है, assertion and reason. assertion में क्या बोल रहे हैं देखते समझते हैं। A gentleman died leaving a young widow. The relatives of the deceased threatened the widow to adopt a boy, otherwise they would not allow her to remove the dead body of her husband for cremation. The widow adopted the boy. अकॉर्डिंग टू दिस, इसको चलो एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि एक जेंटलमैन की जैसे कि डेथ हो गई, उसकी विडो जो कि उसकी पत्नी थी। रिलेटिव्स बोले कि अगर तुम एक लड़की को अडॉप्ट कर लो, अगर तुम लड़का अडॉप्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे जो हस्बैंड है उसका जो फाइनल रिचुअल होता है वो नहीं होने देंगे। असर्शन में क्या कह रहे हैं कि जो जेंटलमैन की डेथ हो गई थी उसकी वाइफ यानी कि विडो को प्रेशराइज किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, थ्रेटन कि अगर आप जो एक बेबी बॉय को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपके हस्बैंड का फाइनल रिचुअल नहीं होने दिया जाएगा। तो इसमें रीजन क्या बोल रहा है कि द विडो सस्पेक्चुअली कैंसल द एडॉप्शन, द कोर्ट हेल्ड हर कंसेंट वाज नॉट फ्री ड्यू टू कोर्सन। रीजन बोल रहा है कि विडो मजबूरी में लड़का अडॉप्ट कर लेती है, बाद में वो अडॉप्शन कैंसिल कर दिया, उसने कोर्ट में जाके वो अडॉप्शन कैंसिल कर दिया कि मुझे फोर्सफुली कराया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि एयर आर जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो एक करेक्ट हो गया, फोर्सफुली इन्होंने कराया था। बी है कि जो अडॉप्शन उन्होंने कराया था फोर्सफुली, कॉन्सेंट था क्या, वो एग्रीमेंट था। कॉन्सेंट वॉज नॉट फ्री ड्यू टू कोरिशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति से किया जाए, मर्जी से किया जाए, उसमें किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी का दबाव ना हो, प्रेशर में ना हो। तो कोर्सन अगर आप देखते हो यहाँ पे जैसे कि कोर्सन है, कैंसल द अडॉप्शन, ये कोर्सन ड्यू टू कोर्सन, नॉट फ्री ड्यू टू कोर्सन, यानी कि कोर्सन होता है कि जबरदस्ती कराना, धमकियां देना या किसी चीज के लिए डरा धमका के कराना। तो यहाँ पे ए बोला है कि जो ए है वो उसका राइट है क्या, रीजन आर। तो राइट है क्योंकि जबरदस्ती आप ऐसे किसी से करा नहीं सकते, उसने कोर्ट में जाके कैंसिल कर देते, कैंसिल हो जाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए वाज द आंसर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया कि हाँ ए और आर दोनों करेक्ट है। चलिए एक बार इसके नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। जो आप पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। इस हिसाब से मैंने हर क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट, लो पॉइंट, कोड डिसीजन, रीजन एनालिसिस, क्विक रिवीजन के लिए मेन पॉइंट्स, एंड दिस इज आंसर। क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेगा, देखो ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपको नोट्स में जैसे क्वेश्चन है फिर उससे रिलेटेड सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पहले हिंदी में देख लेते हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, फिर इंग्लिश में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन असेंडिंग ऑर्डर में लगाने, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो सेक्शंस है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में आ जाएगा एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, ये सी हो गया, एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन।
ये आपका सेक्शन 23 हो गया, सेक्शन 23। तो इस सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन बिल्कुल इलीगल हो, यानी कि जो बदले में कोई चीज़ हो इलीगल हो, जैसे कि वो वॉइड माना जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लगाओ तो ए ने बी को 50,000 रुपये दे दिए चोरी करने के लिए, तो चोरी कर लेना और मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अनलॉफुल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो चोरी हो गया, जो कि अनलॉफुल हो गया। जो कंसिडरेशन है, जो पैसे दिए थे वो गलत काम के लिए दिए थे, तो ये वॉइड एग्रीमेंट बना जाएगा अदर्स आपका सेक्शन 23 में। तो देखो सी आपका सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो यानी कि अब ये दो तो होंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट आपका सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा होगा, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, ये हो गया आपका सेक्शन 25, सेक्शन 25। तो सी एंड सी के बाद आपका बी होगा, तो ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं कि सी के बाद ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होता है, इसमें रूल होता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्टेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लगा लो कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ फ्री में, ऐसे ही मुफ्त में दे दूंगा, तो इसमें बदले में कुछ नहीं दिया जाता, तो कोई एग्रीमेंट नहीं होगी, फ्री में आपने किसी को पैसे दे दिए ऐसे। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपका सी हो गया, बी हो गया, अब ए, एग्रीमेंट इन अ रजिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो चलिए इसे समझते हैं कि अगर जैसे कोई भी एग्रीमेंट है जो आपको शादी के लिए रोकता हो, इस एग्रीमेंट का मतलब तो ये हो गया, जो जो भी एग्रीमेंट आपको शादी के लिए रोकता हो, ये आपका होता है सेक्शन 26, सेक्शन 26। रिस्ट्रेंट हो गया आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कि आपको मैरिज के लिए रोकेगा, तो सेक्शन 26 हो गया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, अगर एग्जाम्पल हो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम शादी नहीं करोगे, तो ये भी आपका वॉइड एग्रीमेंट में आएगा। फिर ए भी हो गया। डी देखते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपको ट्रेड व्यापार करने के लिए रोकता हो, तो वो एग्रीमेंट भी आपका वॉइड हो जाता है। ये एग्रीमेंट आपका सेक्शन 27 के थ्रू आता है, सेक्शन 27। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपको ट्रेड के लिए रोकता हो, कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि तुम ए बी से कहता है कि तुम लाइफ टाइम कोई काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नौकरी से सिर्फ रोका जाता है, जो भी होता है वाइड होगा, कोई किसी को ऐसे रोक ही नहीं सकता। और लास्ट में आपका आएगा ई, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये आपका आता है सेक्शन 30 में, सेक्शन 30। तो इस एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे कि आप इन फ्यूचर के लिए देखते, जैसे कि आप कोई मैचेस वगैरह खेल रहे हो हार जीत के लिए, वहां पे पैसे लगाते हैं, ये एक तरीका का जुआ सट्टा जो बोलते हैं वो हो जाता है। जैसे कि अगर इंडिया मैच जीतेगा तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दूंगा, और नहीं जीतेगा तो तुम मुझे 1,000 रुपये दो, इस तरीका का एग्रीमेंट, ये भी वॉइड होती है, सरकार इनकी अनुमति नहीं देती। तो आपको सेक्शन 30 के थ्रू आता है, ये सारे आपके वॉइड एग्रीमेंट्स में आते हैं। तो चलिए एक बार इसके नोट्स देख लीजिए, आप पीडीएफ में आपको बिल्कुल यही सेम नोट्स मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या दिस इज, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। तो चलिए समझते एक बार, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है जिस हिसाब से एक्ट्स आई थी उसके लिए। तो सबसे पहले आप देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे अभी आपने क्वेश्चन में आया था वो 1872 था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी 1872 में आई थी। इस एक्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए रूल्स बनाते हैं, एग्रीमेंट वॉइड कब होगा, ये सारा इसमें रूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी रूल्स होते हैं इस एक्ट के थ्रू आते हैं। ये एक्ट आपकी 1872 में आई थी, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट अब आपकी ई से होगी, फर्स्ट ही होगी ई, तो ये आपका या तो ये होगा या ये होगा, दीज आर द क्रॉसेस। ओके, फिर उसके बाद आई आई थी आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
ये आपकी आई थी 1881 में, 1881 में। इस एक्ट के थ्रू, यानी कि जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड थी, जैसे चेक बाउंस केस वगैरह जो भी होगा वो इस एक्ट के थ्रू आता था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ई एंड डी, ये तो इन दोनों में देखते हैं आगे कौन सा होगा। फिर इसके बाद आते हैं फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आपकी आई थी 2000 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती है, साइबर लॉ वगैरह, डिजिटल सिग्नेचर, सभी सेक्ट के थ्रू आता है, सी। तो यहाँ भी आपके दोनों भी मैच कर रहे हैं। अब देखते हैं बी होगा या ए होगा। तो बी जो कंपटीशन एक्ट है ये आपकी आई थी 2002 में, एंड आरटीआई आपकी आई थी 2005 में। तो आपका बी हो गया, पहले तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे आरटीआई, आरटीआई जो राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें गवर्नमेंट से जैसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए राइट्स वगैरह ये होता है। और जो आपकी कंपटीशन एक्ट है ये मार्केट में फेयर कंपटीशन एक्ट है, मार्केट में आपके फेयर कंपटीशन मेंटेन करती है, जैसे मोनोपोली कंट्रोल करना कि किसी एक का ही स्वामित्व ना हो जाए मार्केट पे, उससे रिलेटेड रूल्स बनाना, ये सारा आपका कंपटीशन एक्ट के थ्रू आता है। एंड तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया, राइट सीक्वेंस ये हो गया। ओके, चलिए एक बार इसके नोट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्स होगी आपकी ईयर का, इनके वर्क्स क्या क्या है ये हो गया। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल एनालाइजिंग मिलेगा सारी चीज़ें। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये वेट फॉर अ मिनट, सेकंड क्वेश्चन चेक करना है एक बार। या दिस इज यहाँ पे ये ओके डन हो गया था। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। दिस इज, एक बार आप हिंदी में देख लीजिए, फिर हम ये क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट आर द जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल आफ्टर 22 सितंबर 2025 के बाद जो जीएसटी रेट्स है, वो जो न्यू जीएसटी रेट्स आए थे वो क्या आए थे, इसमें बताना है, करेक्ट आंसर बताना है कौन कौन से क्या आए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जीएसटी रेट जो 22 सितंबर 2025 के बाद आए थे वो 5%, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो डेली यूज आइटम्स होते हैं उनमें 5% लगेगा। 18% हो गया जो आपके मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट के होते हैं। 40% जो लग्जरी आइटम्स हो गए। तो जीएसटी जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आप उसमें जीएसटी देते देते, अगर आप 100 रुपीज़ का भी अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो उसमें आप जीएसटी भर चुके होते हैं। जीएसटी फ्री आपको कोई सामान नहीं होता। तो कितने परसेंट जीएसटी होती है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। जैसे कि अब ये 5% है, एप्लीकेबल है, ऑप्शंस भी दे रखी है 5%, तो एप्लीकेबल है जो 22 सितंबर के बाद कंटिन्यू रहेगा ये हो गया। जो 12% थी उसको क्रॉस कर दिया गया कि नहीं, ये इसको 5 और जो आपकी 5 और 18% थी इसमें मर्ज कर दिया गया। 18% रह गई आपकी मोस्ट जो स्टैंडर्ड्स रेट ऑफ गुड्स से। 28% को भी और 18 और 40% में मर्ज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू, तो ये भी आपकी काट दी गई और एक 40 रह गई। तो आपकी ए सी ई, यहाँ पे देखिए ए सी ई, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 5, 18 एंड 40। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िए फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ये आपको मैच करनी है। सो ए है कि लिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ केविटेम्प्टर, ये किससे होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है बायर विवेयर, बायर विवेयर। तो ये आपको होगा सेल्स एंड गुड्स एक्ट। यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख सकते हो
ये प्रिंसिपल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्रोवाइड होता है। सेकंड हो गया आपका बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेस का मतलब होता है, बेलमेंट होता है कि टेम्परेरी किसी के गुड्स देना, जैसे कि आप कार सर्विस के लिए दे रहे हो तो बेलमेंट हो गया। प्लेस हो गया जैसे लोन के बदले गुड सिक्योरिटी में दे रहा है, जैसे आप गोल्ड लोन देते हो कि आपने गोल्ड रख लिया और उसके बदले पैसे दे दिए, जब तक वो आपको वापस पैसे नहीं देगा तब तक आप उसका गोल्ड अपने पास रखोगे। तो ये आपका आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड हो गया होल्डर इन ड्यू केस। होल्डर इन ड्यू केस ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होल्डर इन ड्यू केस से कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें। होल्डर इन ड्यू केस होता है जैसे कि चेक या इंस्ट्रूमेंट जेन्युइन वे में रिसीव करने वाला जो होता है। ये DPIN इसका मतलब होता है डिजाइन पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। DPIN का मतलब होता है डिजाइन पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका इससे हो जाएगा, और ये आपका LLP से हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाज द राइट आंसर। ये आप देख लीजिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन आए थे लीगल एस्पेक्ट्स के 2025 के PY के। 5 तो आपके वैसे थे, 5 आपके पैसेज में आए थे क्वेश्चन। सिलेबस सेम था बट 5 पैसेज के रूप में आए थे। तो चलिए समझते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। An application was sent to Registrar of Companies to obtain the certificate of incorporation on 30 June 2024. One of the promoters, Raj, made the allotment of share of company on 28 June 2024. He also made a contract to buy certain machinery from Pooja by representing him as an agent of the company. इसमें कह रहे हैं कि जो एक एप्लीकेशन डाली गई थी कि कंपनी के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो 30 जून 2024 को डाली गई थी। तो उसमें से जो एक प्रमोटर राज, उसके शेयर्स अलॉट कर दिए गए 28 जून 2024 को। तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में पूजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मशीन बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी का एजेंट बताकर, खुद को कंपनी का एजेंट बताकर 20 जून 2024 को। तो राज ऑल्सो साइन, तो राज ने MOA जो होता है वो साइन कर दिया कंपनी के बिहाफ पे। जो 7 मेंबर्स होते हैं ना, ऑल 7 मेंबर्स, तो मेंबर्स ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो उसने नाम डाला था उसके 7 मेंबर्स के बिहाफ पे उसने MOA को साइन कर दिया। तो इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाज इशूड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ ABC कंपनी। कंपनी रिलेटेड जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी वो मिल गया, बट उसमें डेट 25 जून 2024 डाल दी गई, गलत डेट डाल दी गई। कुछ टाइम के बाद पाया गया, फाउंड दैट 2 ऑफ द मेंबर्स आउट ऑफ 7 मेंबर्स, 7 में से जो 2 मेंबर्स है MOA के जो साइन किए थे वो माइनर निकले। माइनर का मतलब होता है कि 18 से कम निकले, 18 की उम्र से कम निकले। ही ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट मिला था इसके बाद उसने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया बिल्डिंग बाय करने के लिए प्रकाश के साथ, बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चालू करने के लिए जो सर्टिफिकेट आता है उसके मिलने से पहले ही उसने 1 करोड़ का ये प्रकाश के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसमें उसने बिजनेस बाय की थी, वो बिल्डिंग बाय की थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसके क्वेश्चंस दिए हुए इन्हें समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। तो चलिए एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए इंग्लिश में, हिंदी में, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन बोला है द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज चैलेंज्ड एज इट वाज डन बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। चूज द करेक्ट आंसर डालना है कि जो शेयर्स डाले गए थे कंपनी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार से, उससे एप्लीकेशन से पहले, तो इसका सही आंसर चूज करना है। एंसो कार्पटन को चुनौती दी गई क्योंकि ये कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन भेजने से पूर्व किया गया था। जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ वो सर्टिफिकेट मिला था उससे पहले देगा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये चूज करना है। तो द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट वैलिड। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का तो मिल गया था। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज वैलिड एज इज मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो अलॉटमेंट थी सर्टिफिकेट को मिलने से पहले हो गई थी। द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वैलिड इट्स मेड, नो नो इट्स राइट, क्योंकि जो अलॉटमेंट थी वो सर्टिफिकेट के मिलने के बाद की गई थी। हाँ, तो आपका ऑप्शन 2 हो गया, ये आपका राइट हो गया आंसर। इसमें ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद पूजा ऑन 20 जून 2024 विल बी कॉल्ड। जो पूजा के साथ 20 जून 2024 को कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले मैंने समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनने से पहले किया गया, इसका मतलब होता है जो कंपनी बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाए उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड होगा जैसे कि आपका प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी बन गई लेकिन बिजनेस अभी शुरू नहीं किया। कंपनी तो बन चुकी है लेकिन बिजनेस शुरू नहीं हुआ, तो उसको प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि जो लास्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए जो सर्टिफिकेट आता है ना, उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। अब फोर्थ हो गया आपका स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सामने वाला चेंज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो 20 जून 2024 को जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था पूजा के साथ, वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो कंपनी बनने से पहले ही किया गया था। जो ये इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है ये भी नहीं मिला था, उससे पहले ही कर लिया गया था, क्योंकि वो तो आपको शायद 25 से 30 जून के आसपास मिलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बाय करने का हुआ था 1 करोड़ का, उसको क्या बोलेंगे? तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हुआ था, तो इसको प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सेकंड यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल गया था। दिस वाज इन, सो ये आप इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इसमें है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एबीसी इज, इसको क्या बोलेंगे? तो ये आपको हो जाएगा वैलिड इवन इफ ए रेगुलर कैन नॉट बी कैंसल्ड, क्योंकि कैंसिल नहीं होता वैलिड, क्योंकि रेगुलर अनियमित है लेकिन निरस्त नहीं किया जा सकता। तो थर्ड आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट दिखानी। पूजा कैन क्लेम पेमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम कंपनी एज राज एक्टेड एज बिहाफ ऑफ कंपनी। क्या पूजा राज से जो पेमेंट थी उसके लिए क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उसने कंपनी के बिहाफ पे साइन किया था? तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। पूजा कैन क्लेम द पेमेंट फ्रॉम राज हु वाज पर्सनली लायबल एज सी इज कंसीडरिंग द प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। राज विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोमोटर्स एंड पर्सनली लायबल, ये आपका राइट हो जाएगा। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो राज है वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, क्योंकि उसने जो भी इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो भी क्या साइन वगैरह किया थे, कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे, उसके लिए राज उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो। और अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो और ऐसी ही आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए अपने सिलेबस से रिलेटेड, जैसे भी PYQ सीरीज जो चल रही है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।